हेलो गाइस, वेलकम टू क्लास 11। ओके, हम लोग यहाँ क्या फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब ये क्लास 11 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है। क्लियर, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब इस चैप्टर में डिस्कस होते हैं। क्लियर, जैसे अगर टॉपिक कौन कौन सा कवर्ड है इसकी बात की जाए तो यहाँ क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा। मतलब इस चैप्टर में हमें क्या क्या जानना होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री है, इन सब की बात करेंगे। देन लॉ ऑफ केमिकल लॉज, मतलब कुछ केमिकल लॉज होंगे जिनके लॉ को डिस्कस करेंगे, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, मल्टीपल प्रोपोर्शन है, डेफिनेट प्रोपोर्शन है, इन सबको यहाँ देखेंगे। फिर क्या, सम बेसिक टर्म्स है, कुछ बेसिक टर्म जैसे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इन सब तरह के कुछ टर्म्स आएंगे यहाँ। फिर क्या आता है, मोल कॉन्सेप्ट आता है। ये इस चैप्टर का बिल्कुल हार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, कि इसके बिना ये पूरा चैप्टर नहीं और पूरा फिर केमिस्ट्री कुछ भी नहीं। मतलब कि मोल कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो हम केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हैं बोल सकते हैं। कि अगर हमारे मोल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सब अगर समझ में आना शुरू हो गए और सॉल्व होना शुरू हो गया तो बता सकते हैं हम केमिस्ट्री में अच्छे हैं। ऐसा इसी मोल कॉन्सेप्ट से क्या आता है, स्टोइकियोमेट्री आती है और मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन आता है। ये दोनों भी क्या है, इसी मोल कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है। क्लियर, स्टाइकियोमेट्री कहते हैं कोई भी ऐसा मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से है। ठीक है, मतलब जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं किससे रिलेटेड, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, वो सब किस में पढ़े जाएंगे, स्टाइकियोमेट्री में पढ़े जाएंगे। वैसे मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन, मतलब अगर सॉल्यूशन की बात करें वहां कैसे ये मोल कॉन्सेप्ट काम करेगा, तो ये सब चीज इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। ओके, तो इस चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इज केमिस्ट्री। मतलब इंट्रोडक्शन से ही शुरुआत कर रहे हैं, है ना। तो बोला जाए केमिस्ट्री, आप लोग कब से केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, काफी दिनों से, है ना, काफी साल से, हो सकता है क्लास 9 से, कुछ स्कूल जो है क्लास 8 से भी शुरू कर देता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों अलग अलग, है ना। तो क्या बोला जाए, अगर हम बोलते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सुनिए, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं और डेफिनेशन की बात करते हैं तो केमिस्ट्री को कहते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, मतलब यहाँ क्या होगा, स्टडी ऑफ मैटर होगा। हम मैटर को पढ़ेंगे, और अगर मैटर को पढ़ रहे हैं तो मैटर का क्या पढ़ना होगा, ये भी तो बात है कि अगर मैटर है, ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं व्हाट इज मैटर, तो मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैव मास, ऑक्युपाई स्पेस एंड कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंस ऑर्गन। जैसे ये क्या है, ये एक मैटर है बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास मास है, कुछ वॉल्यूम जगह ऑक्युपाई करता हुआ दिख रहा है ना। तो ये बोला जाएगा क्या, इट इज अ मैटर। अब केमिस्ट्री में मैटर के बारे में क्या पढ़ेंगे, जैसे ये मैटर है और अगर हमने इसको छोड़ दिया तो ये नीचे गिरेगा, ये कहाँ पढ़ना होता है, ये तो फिजिक्स में केमिस्ट्री में नहीं है, है ना? तो यहाँ क्या है केमिस्ट्री में कि हम मैटर का स्ट्रक्चर, यहाँ मैटर के 3 टर्म्स को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज। इन तीनों टॉपिक्स की बात होगी। क्या है, स्ट्रक्चर क्या है किसी मैटर का, कॉम्पोजिशन क्या है, और प्रॉपर्टी। जैसे मान लिया जाए कि ये अगर मेटल है तो मेटल का स्ट्रक्चर कैसा, ये कैसा बना हुआ है, क्या स्ट्रक्चर है इसके लिए। फिर क्या कॉम्पोजिशन, मतलब इसको बनाने में क्या क्या लगा है, इसमें क्या है एक्चुअली में देखा जाए तो ये क्या है। फिर क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, मतलब इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे। प्रॉपर्टीज कहने का मतलब ये रिएक्टिव होगा, नॉन रिएक्टिव होगा, कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, ये सारे प्रॉपर्टीज जब स्टडी की जाएगी तो वो भी किस में आएगा, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में आएगा। क्लियर, तो दिस केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ मैटर। क्लियर है, ओके। अब देखते हैं ये मैटर को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।
देखते हैं मैटर, एक फ्लो चार्ट बनेगा वो देखा जाए। इस तरह से एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं। मैटर को हम दो तरह से लेते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को तीन तरह से लेते हैं एट नॉर्मल कंडीशन। मैं यहाँ सब चीज डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है, आप लोगों ध्यान से इसको सुनते रहना। क्या है फिजिकल क्लासिफिकेशन में? सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीन फॉर्म्स में मिलेगा। तब यहाँ भी एक कंडीशन आता है, जब हम केमिस्ट्री भी आगे पढ़ेंगे तो एक टर्म आएगा एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और दूसरा टर्म आएगा एसटीपी, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर जैसा बोला जा रहा है नॉर्मल टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर नॉर्मल यहाँ पर हम 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। ठीक है, और प्रेशर क्या लेना है? अगर एनटीपी की बात की गई तो 1 atm प्रेशर लेते हैं। वैसे ही स्टैंडर्ड में अगर देख रहे हैं तो स्टैंडर्ड में फिर से यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस लेना है और प्रेशर वहां 1 बार प्रेशर लेना है। बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ प्रेशर 1 atm प्रेशर और यहाँ प्रेशर 1 बार प्रेशर लेते हैं। बाकी नॉर्मल टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मींस 273 केल्विन, और यहाँ स्टैंडर्ड मतलब यहाँ पर भी 273 केल्विन टेम्परेचर। क्लियर? तो इस कंडीशन पर हमारे पास ये तीन फिजिकल फॉर्म्स मिलते हैं, किसके? किसी भी फिजिकल मैटर के। क्लियर? या तो वो सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, या फिर गैस में होगा। क्लियर? और दो अब नॉर्मल कंडीशन है जिसको पहले भी पढ़ा जा चुका है, तो क्या बोलते हैं वो? एक है बोस-आइंस्टीन स्टेट जिसको कंडेंसेट बोला जाता है, और एक प्लाज्मा स्टेट। वो यहाँ भी इस केमिस्ट्री में इस चैप्टर में डिस्कस नहीं होगा। नेक्स्ट इज व्हाट? केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन फर्दर दो तरह से, फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस एंड अनदर इज मिक्सचर। यहाँ भी क्या दो तरह से सब्सटेंस को लिया गया है, एक सब्सटेंस होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या है? मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस, दो तरह के प्योर सब्सटेंसेस हैं। प्योर सब्सटेंसेस फर्स्ट इज एलिमेंट, अनदर इज कंपाउंड। ठीक है, मतलब प्योर अगर है 100% प्योर की बात हो रही है तो वो पहला क्या होगा? एलिमेंट होगा। और एलिमेंट के बारे में क्या पढ़ा जाता है? इसको बोलते हैं एनीथिंग, सॉरी, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। मतलब एक ऐसा ये प्योरेस्ट फॉर्म, मतलब ये सबसे इससे ज्यादा प्योर कुछ नहीं होगा। मतलब इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ, इसमें सिर्फ एक तरह के एटम होंगे and cannot be further divided into simpler particles। मतलब और इसको हम सिंपलर पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे अगर हमारे पास कोई आयरन का पीस है तो हम आयरन को फर्दर ब्रेक करके क्या गोल्ड या फिर सिल्वर नहीं बना सकते, क्योंकि आयरन इज एन एलिमेंट और वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, मतलब सिंपलर पार्टिकल्स में तोड़ नहीं सकते। क्लियर? तो एलिमेंट, इसकी स्टडी कहाँ करते हैं? वो पीरियोडिक टेबल, एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखा होगा, तो हम पीरियोडिक टेबल में इस एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। उस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स तीन तरह से रखे हैं। फर्स्ट इज मेटल, सेकंड इज नॉन मेटल, एंड थर्ड इज मेटल्स। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आप लोग देखिएगा, राइट साइड में
मतलब पीरियोडिक टेबल अगर यहाँ बनाया जाए, मैं एक आउटलाइन तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इस तरह से अगर देखा जाए, ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इट इज अ मेन टेबल ऑफ पीरियोडिक टेबल, ओके। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया और ये मिडिल हो गया। तो यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, सिर्फ मेटल्स पाए जाएंगे पूरे एरिया में। ये जो इधर का रीजन दिख रहा है, इसमें क्या मिलेगा, इसमें नॉन मेटल मिलेगा, ठीक है। और ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है, ये पूरा का पूरा, इसमें क्या मिलेगा, इसमें मेटलॉइड्स मिलेगा, जो यहाँ पर क्लासिफाई किया गया, ठीक है। तो एक आपको बेसिक आइडिया हो गया कि कहाँ मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स पाए जाएंगे, और वो सब क्या है, एलिमेंट है, एंड दे आर द प्योरेस्ट, सबसे प्योर, उससे ज्यादा प्योर कुछ नहीं हो सकता, क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज कंपाउंड। एलिमेंट के बाद क्या लेते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई किया जाए, कंपाउंड को हम दो तरह से लेते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एंड सेकेंड इज इनऑर्गेनिक। ये दो तरह के एलिमेंट हो गए, कंपाउंड हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या परसेप्शन है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले जब ऐसे ढूंढा गया था, तो ऐसा बोला जाता था कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जो प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज से ऑब्टेन, प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज, और फिर से बता रहा हूँ क्या, प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज से अगर मिल रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मैटर से मिल रहा है, ऑर्गेनिक लिविंग थिंग से मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज व्हाट, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक के लिए क्या बोलते हैं, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट के रॉक्स और मिनरल से फाउंड है, ठीक है, रॉक एंड मिनरल से, अर्थ क्रस्ट के रॉक्स और मिनरल से अगर मिल रहा है, तो हम बोलेंगे इट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कॉमन सॉल्ट, नमक खाते हैं हम लोग, है ना, इट इज कॉमन सॉल्ट, तो हम बोलेंगे क्या, वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर हिंदी में बोलते हैं, या फिर लाइमस्टोन, या फिर मार्बल, ये तीनों क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो वो सब क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आएगा, ठीक है। तो ये प्योर सब्सटेंस का डिवीजन है। अब बात करते हैं मिक्सचर पर। तो मिक्सचर पर क्या है कि फर्दर दो तरह से मिक्सचर को लिया जाता है, ठीक है। फर्स्ट इज होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर को एक नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो थ्रू आउट। पहला तो एक मिक्सचर होना चाहिए, जैसे हम एक ग्लास ऑफ वाटर, पानी लेते हैं, ठीक है, तो उसमें एक चम्मच चीनी मिलाया, उसको घोल दिए, ठीक है, क्या होता है, पूरा का पूरा चीनी बिल्कुल बराबर थ्रू आउट द सॉल्यूशन, पूरे उस सॉल्यूशन में घुल जाता है, ठीक है, मतलब उस पूरे पानी में घुला हुआ दिखता है, वो कहीं भी एक दाना नहीं दिखेगा, ये ऐसा नीचे वो ऐसा नहीं दिखता, वो बहुत बाद में सिचुएशन आता है, उस समय दिखेगा। लेकिन जब हम उसको क्या कर दिए, एक गिलास पानी, एक चम्मच चीनी स्टीयर कर दिए, पूरा का पूरा चीनी क्या हो गया, वहां डिजोल्व कर गया, और इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब उस पूरे मिक्सचर का कॉम्पोजिशन क्या हो गया, सेम हो गया। कहीं से भी एक बूंद अगर निकाला जाए, तो क्या दिखेगा, बराबर दिखेगा किसी भी सॉल्यूशन से। वहां जितने भी सॉल्यूशन प्रेजेंट है, एक बूंद निकाले तो दोनों का कॉम्पोजिशन क्या आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा। ऐसे हम मिक्सचर को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है, मतलब हमारे पास जो आसपास एयर है, इसमें क्या है, जितने भी गैसेस हैं वो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल बराबर, कहीं भी कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, कोई भी अगर होमोजीनियस मिक्सचर है, चाहे सॉलिड सॉलिड का हो, लिक्विड लिक्विड का हो, सॉलिड लिक्विड का हो, इन सब को सॉल्यूशन नाम दिया जाता है। ऑल आर व्हाट, ऑल आर सॉल्यूशंस। जैसे एलॉय है, एलॉय लोग यूज करते हैं, एलॉय व्हील्स
वो बाइक में अलॉय व्हील्स आता है। या फिर गोल्ड ऑर्नामेंट हम यूज करते हैं, वो 100% प्योर गोल्ड नहीं होता, उसमें क्या करते हैं, उसको हम थोड़ा बहुत कॉपर ऐड किया जाता है, जिससे क्या उसका हार्डनेस बने, वो काफी दिन तक चले, मतलब वो ड्यूरेबल। ठीक है, तो वो भी क्या है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन बोले। अभी चीनी पानी का बात हुआ था, इट इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अल्कोहल और वाटर को मिला देते, किसी प्रोपोर्शन में मिला देते, तो वो क्या होगा, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो ये है होमोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये क्या है, अब कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म, मतलब नॉट सेम थ्रू आउट। एक गिलास पानी लिया गया था, उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत सैंड उठा के डाल देते हैं, थोड़ा बहुत सॉइल उठा के डाल देते हैं। ठीक है, अब उसको स्टीयर करते हैं, क्या होगा, वो पूरा का पूरा सैंड और सॉइल थोड़ी देर में डिसअपियर, गायब हो जाएगा। नहीं, ऐसा होता नहीं। ठीक है, क्या होता है वहां पर, वो ध्यान देना। एक ग्लास ऑफ वाटर, हमने कुछ सैंड दे दिया था, है ना, 1 चम्मच सैंड दे दिया, फिर 1 चम्मच सॉइल, मिट्टी दे दिया। ठीक है, तो जैसे ही हमने उसमें 1 चम्मच बालू और 1 चम्मच मिट्टी दिया, क्या होगा, जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं, जो भारी पार्टिकल होता है, वो नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाता है ना। जैसे अगर हम यहाँ बनाए, इसको ड्रॉ करें, तो ये अगर हमारे पास ग्लास ऑफ वाटर है, तो हेवियर पार्टिकल क्या होगा, जितने भी हेवियर पार्टिकल्स हैं वो नीचे आकर यहाँ आकर सेटल डाउन हो जाएंगे। इससे जो हल्का पार्टिकल होगा, वो क्या, वो यहां दिखेगा, वो ये रहा, ये हेवियर पार्टिकल आ गया। इससे जो लाइटर पार्टिकल होगा, मतलब इससे भी अगर कोई हल्का पार्टिकल है, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा है, जो बहुत ज्यादा भारी पार्टिकल नीचे, फिर उसके बाद ऊपर जो हल्का पार्टिकल ऊपर, और ऊपर पानी साफ दिख सकता। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी एक टाइप ऑफ क्या है, मिक्सचर है, लेकिन यहाँ पर वो पूरा ऊपर से नीचे कॉम्पोजिशन क्या दिख रहा है, बराबर नहीं दिख रहा है, तो इट इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, और हेट्रोजेनियस मिक्सचर दो तरह से, टू टाइप ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। टू टाइप कौन कौन सा हेट्रोजेनियस मिक्सचर का, फर्स्ट इज सस्पेंशन, सस्पेंशन, और सेकेंड इज कोलॉइड। ये दो तरह के हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, एक होमोजीनियस, उसको क्या, ठीक है, तो क्या होगा, मिक्सचर में दो तरह आएंगे, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। और होमोजीनियस में क्या, सिर्फ एक सॉल्यूशन बोला जाएगा, हेट्रोजीनियस में दो सस्पेंशन बोला जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये पूरा का पूरा टेबल आप अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, मतलब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्या क्या लॉ होंगे किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पर फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन काफी सुना हुआ ये नाम है ना, बहुत पहले से इसको पढ़ते आ रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जितना रिएक्ट करेगा, उतना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बनेगा। मींस during a chemical reaction, amount of substance react is always equal to amount of substance produced। या फिर इसको कैसे लेंगे, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस तरह से बोला जाता है, काफी एकदम कॉमन लैंग्वेज है इसका। ठीक है, इस लॉ के लिए। तो यहाँ देखते हैं होता क्या है, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर लिया जाए, जैसे केमिकल रिएक्शन क्या लेते हैं, C+O2, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब क्या देखते हैं,
कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहा है और क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। अगर ऐसा ये हो रहा है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में रखा गया है LHS और ये राइट हैंड साइड में रखा गया है, ठीक है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखा जाए तो इन दोनों का मास क्या होना चाहिए, इक्वल। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसको बोलते हैं इट इज रिएक्टेंट। ये क्या होगा, ये रिएक्टेंट होगा और ये क्या होगा, ये होगा प्रोडक्ट RHS, ठीक है। व्हाट मींस मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। इनका पूरा का पूरा मास, क्या मास है वो देखते हैं। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास लेना, ठीक है। तो एक काम और क्या है इस चैप्टर में, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि इस चैप्टर का टॉपिक देना है और उसके बाद फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 30, 1 से लेकर के 30 तक, मतलब हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक, Zn, क्लियर। ध्यान से समझिएगा आपको, ये हाइड्रोजन से Zn जिंक तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक नंबर से लाइन वाइज लिख लेना है, ठीक है। एटॉमिक नंबर से 1 2 3 अप टू 30। उसके बाद एलिमेंट का नाम लिख दीजिएगा, मतलब यहाँ एटॉमिक नंबर लिख लेना है, फिर क्या नेम लिख लेना है, फिर सिंबल ले लेना है और उसके बाद मास नंबर लिख लेना। ये 4 कॉलम कहां से कहां तक, 1 to 30। ये काम आप मिनिमम करिएगा क्योंकि ये अगर याद हो गया तो केमिस्ट्री ये चैप्टर काफी इजी फील होगा। बहुत जगह क्या है ना, एटॉमिक नंबर आएगा, मास नंबर आएगा, किस एलिमेंट का कितना मास नंबर होना है, तो अप टू 1 से 30 तक अगर याद कर लेते हैं ना तो बहुत इजी ये फील होगा। पूरा चैप्टर काफी इजी, क्वेश्चंस जल्दी जल्दी बनने लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप केमिस्ट्री के लिए क्या है, ये चैप्टर आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कार्बन का एटॉमिक मास बोलते हैं हम 12 यूनिट, ठीक है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 है तो इट इज 32। इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जब जोड़ दिया जाए तो इट विल बिकम्स 44। मतलब रिएक्टेंट के साइड में 44 यूनिट मास यूज हुआ है, तो इधर भी क्या होगा, 44 यूनिट मास ही यूज होगा। देखते हैं कार्बन, इसके लिए भी क्या लिखेंगे, 12 प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, 2 है तो इनटू, इस पूरे को जब सॉल्व किया जाएगा तो ये भी कितना आएगा, 44 यूनिट आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, क्लियर। तो हम क्या बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जो केमिकल इक्वेशन है या फिर ये केमिकल रिएक्शन है, इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे, ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जिसमें क्या हो, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल क्या है, इसकी लॉ की भी बात हो रही है। मैग्नीशियम का रिएक्शन करते हैं, मैग्नीशियम Mg प्लस O2, ये क्या बनता है, ये बनता है MgO, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, ये दोनों रिएक्टेंट हो गया और ये क्या प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। मतलब इधर रिएक्टेंट साइड, उधर प्रोडक्ट साइड। मैग्नीशियम का मास 24 यूनिट, ऑक्सीजन का मास O2 32 यूनिट। इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो हम क्या बोलेंगे, 24 प्लस 32 इट इज इक्वल टू 56। में अभी दिया जाए ग्राम में तो आगे लेंगे जब हम पढ़ेंगे तब, अभी हम लोग यू में लेते हैं, ठीक है। वैसे ही MgO का मास क्या लिया जाए,
तो मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम का मास 24 प्लस 16, इट इज इक्वल टू 40 यूनिट। ठीक है, अब क्या दिख रहा है? अब हमको ये दिख रहा है कि LHS लेफ्ट हैंड साइड मतलब पूरे रिएक्टेंट का मास 56 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 40। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई इक्वेशन है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब क्या करना होगा? अब इसको बैलेंस करना होगा, मतलब हम कुछ इस तरह से यहाँ काम करेंगे कि ये रिएक्टेंट के पोर्शन और प्रोडक्ट के दोनों के मास जो है वो आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये इक्वल कैसे होगा वो देखिए। यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कोई अगर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उसको बैलेंस किया जाता है बाय हिट एंड ट्राई मेथड। मतलब हिट एंड ट्राई मेथड से, एक मेथड है हिट एंड ट्राई मेथड, और ये ऐसे इक्वेशन के लिए लागू होगा जो तो क्या है? हिट एंड ट्राई मेथड। अब ये हिट एंड ट्राई मेथड है, ये कैसे इक्वेशन के लिए लागू होगा? जो बिल्कुल सिंपल इस तरह से लिखे गए। ठीक है, इसके बाद एक और मेथड आता है पार्शियल इक्वेशन मेथड। उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में जानेंगे कि वो क्या होता है, मतलब कैसे फाइंड करते हैं पार्शियल इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हिट एंड ट्राई मेथड बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ क्या होता है, जैसे हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं Mg प्लस O2, क्या फॉर्म हो जाएगा? ये फॉर्म हो जाएगा MgO। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने देखा था इस इक्वेशन को, क्या मास इक्वल नहीं आता। यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास इक्वल नहीं हुआ था, तो क्या करना पड़ेगा हमको? यहाँ मास इक्वल करना पड़ेगा। अब मास इक्वल करने के लिए हिट एंड ट्राई, क्या हिट करना है क्या ट्राई करना है? तो यहाँ क्या दिख रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल कर देंगे दोनों साइड। मतलब जितना एटम मैग्नीशियम रिएक्टेंट के साइड एक एटम, प्रोडक्ट में भी एक, मतलब मैग्नीशियम क्या दिख रहा है? मैग्नीशियम ठीक है, बैलेंस है, इसको नहीं अभी छोड़े। ये क्या है? ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन क्या? 1 ऑक्सीजन। अब इसके आगे लगा, यहाँ नहीं लगाना। यहाँ अगर लगाते हैं तो गलत, मतलब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। हमको फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, अगर चेंज करते हैं फॉर्मूला तो फॉर्मूला गलत होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या, यहाँ आगे लगाएंगे, मीन्स ये पूरा का पूरा पहले एक मॉलिक्यूल था, 2 मॉलिक्यूल बन। तो वैसे ही अगर ऑक्सीजन बैलेंस तो मैग्नीशियम कितना, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, उसके कारण यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2 मैग्नीशियम करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर इन दोनों के मास को और इसके मास से जोड़े तो दोनों क्या लिखेगा? इक्वल लिखेगा। क्या होगा वो देखते हैं। मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम का मास आ रहा था 24, 2 हो गया तो इंटू 2 इज इक्वल टू 48 ग्राम। वैसे इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? तो पूरा का पूरा O2 मॉलिक्यूल है, तो ये यूनिट में लेते हैं, अभी ग्राम में नहीं लेते हैं, है ना। 48, ये 32। अब इस पूरे के मास को लिया जाए, यहाँ पर हमने पूरा मॉलिक्यूल का मास जोड़ा था 40 यूनिट, तो ये पूरा का पूरा मास ये 40 यूनिट इंटू 2। इस पूरे को ऐड करते हैं, किसको किसको? ये कितना पोर्शन ऐड किया जाए तो इट इज इक्वल टू 80 यूनिट, और जब इसको भी ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा? 80 यूनिट। अब क्या होगा दिख रहा है? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब ये इक्वेशन क्या कहलाएगा? ये इक्वेशन कहलाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहले ये क्या था? अनबैलेंस्ड इक्वेशन था, अब ये क्या हो गया? बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया।
और अगर कोई इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस हो तो वैसे इक्वेशन को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन। स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन। स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन क्या, जैसे अगर कहीं भी बोला जाए स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन मतलब वो बैलेंस इक्वेशन, मतलब वो जो केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, वो बैलेंस फॉर्म में लिखा गया है, तभी हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो आगे टर्म्स दिख रहे हैं, ये क्या क्या टर्म्स दिख रहे होंगे आपको, ये 2 नंबर दिख रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का मतलब क्या, 1 है, ये क्या 2 है। तो ये जो चीजें दिख रही है इसके आगे, जिसको हम बैलेंस करने के लिए जो नंबर को यूज किए थे, ये सब नंबर जो है यहाँ पर इसको बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किस नंबर को, ये जो नंबर बैलेंस करने के लिए यूज हुआ है ये नंबर या फिर ये नंबर। ठीक है, अब अगर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कोई भी एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, तो एक सिंपल केमिकल इक्वेशन दे देगा, ठीक है, मतलब सिंपल या इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा और वो दे देगा, सॉल्व किससे होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से ही हो सकता है। ठीक है, तो क्या देगा, ये दे देगा कि बताइए सेट ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इस वाले इक्वेशन के लिए क्या होगा, सेट ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मैं बोल रहा हूँ, सेट, पूरा का पूरा सेट। तो इसके लिए क्या सेट बनेगा, सबसे पहले मैग्नीशियम, इसके आगे क्या लगा है, 2 लगा है, फिर कॉमा ऑक्सीजन है 1 लगा है, फिर मैग्नीशियम है 2 लगा है, ये सेट बनेगा। और ये जहां देखेंगे वहां पर टिक करेंगे तो क्या मिलेगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह से कोई भी एक बड़ा इक्वेशन दे दिया है ना, जो चाहे हिट एंड ट्रायल से हो या फिर पार्शियल मेथड से हो, क्लियर, एक बड़ा सा इक्वेशन दे दिया और उसके लिए अनबैलेंस्ड, आपको बैलेंस करना है, और नीचे क्या पूछेगा, सेट ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और द अबव इक्वेशन, मतलब ऊपर दिए गए इक्वेशन का क्या पूरा सेट बताइए। तो क्या हम ढूंढेंगे, ये सारे टर्म्स को ढूंढेंगे, पहले बैलेंस करना है, टर्म्स ढूंढना है, किस ऑप्शन से करेक्ट होगा उसको देख। तो ये पूरा का पूरा किसके बारे में था, इट इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब यहाँ पर क्या आता है कि हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सैटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, ओके, अब इसमें एक जो लिमिटेशन है, वो क्या है लिमिटेशन, ये जो लॉ है वो काम नहीं करता न्यूक्लियर रिएक्शंस। अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा, न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे वो E is equal to mc स्क्वायर जो फॉर्मूला लगाते हैं, वहां पर ये इक्वेशन, ये लॉ काम नहीं करने वाला है, मतलब क्या, ठीक है, तो ये सब कुछ कॉमन इसके लिमिटेशंस थे। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे लॉ डेफिनेट फिक्स या फिर कांस्टेंट कंपोजिशन। ओके, तो आप इसको पूरा थ्रू आउट पढ़ लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो अब वापस से इसको रिवाइंड कर लीजिएगा पूरे टॉपिक को, क्लियर, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।